नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। द बोनस के इस खास शो समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है, जहां हम आपके पास लेकर आते हैं बाजार के निवेश के उन महत्वपूर्ण विशेषज्ञों को जिनके जरिए आप अपनी निवेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और उसे रफ्तार दे सकते हैं। बजट का समय है, बाजार में तरह तरह के उतार चढ़ाव हैं, ट्रेड डील को लेकर आशंकाएं हैं, रुपए की गिरावट बढ़ रही है। एक बेहद अजीबोगरीब कन्फ्यूज़न की परिस्थिति में हम हैं इस समय जब ये साल शुरू हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष सोनथालिया, जो डायरेक्टर हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इनके मैनेजर्स के। मैं उनको सवाल के लिए बुलाऊं उससे पहले मैं कुछ बताऊं आपको। कोलकाता की शांत गलियों से मुंबई में दलाल स्ट्रीट तक मनीष सोनथालिया की यात्रा ऐसी लगती है जैसे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक पुराना दोहा है ना, लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चलें कपूत, और लीक छाणती नहीं चलें सायर सिंह सपूत। तो लीक पर सब चलते हुए बनाए हुए रास्ते पर लीक को छोड़ने वाला या तो कवि होता है, या शेर होता है, या सुपुत्र होता है। वो अंग्रेजी की फेमस पोएम है ना कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय। तो सोनथालिया जी एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार से आते हैं, खुद सीए हैं, लेकिन बीकॉम की पढ़ाई के दौरान स्टॉक्स ने लुभा लिया और प्रोफेशनल प्रैक्टिस की जगह आ गई इन्वेस्टिंग। फिर एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और चीफ ऑफिसर के रूप में इस समय 2000 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स का प्रबंधन करते हैं। एमके के पीछे जो पीएमएस और एआईएफ है, उसके पीछे मनीष जी की स्ट्रेटजी है। सितंबर 2023 में एमके में शामिल होने से पहले मनीष सोनथालिया ने मोतीलाल ओसवाल में 20 साल बिताए, 19 से 20 साल शायद बिताए थे, और फाउंडिंग मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। फर्म के पीएमएस, अल्टरनेटिव और ऑफशोर इन्वेस्टमेंट बिजनेस को 6000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचाया। ये सब चीज़ें तो मुंबई में आप फंड मैनेजर्स के बारे में सुनते आएंगे और आप समृद्धि शास्त्र में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऐसे लोग हैं। पर मुंबई में फंड मैनेजर्स की भीड़ के बीच मनीष क्यों अलग हैं और वो क्यों आज समृद्धि शास्त्र के मेहमान हैं, इसकी वजह मैं आपको बताते हैं। मनीष सोनथालिया मुंबई के उन खास लोगों में से हैं जिनको ग्रोथ इन्वेस्टर माना जाता है। यूँ समझिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पैकेजिंग है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसके अंदर का असली माल है, जो रणनीति अंदर होती है। मनीष सोनथालिया को बाजार में दौड़ने वाले घोड़े पहचानने में महारत है, और वो भी समय से पहले। उन्हें पता नहीं कैसे वो कंपनियां मिल जाती हैं जो 3-4 साल में अपना प्रॉफिट दोगुना कर सकती हैं। आपको बताएं कि बाजार में 1800 से 24% का सीएजीआर सबसे बड़ी बाधा है, और मनीष को पता है कि कौन सी कंपनियां इन्हें पार कर सकती हैं। वो थोड़े जिद्दी इन्वेस्टर हैं, महंगे स्टॉक के लिए पैसे नहीं देते, बॉटम स्टॉक पिकर हैं, मैक्रो ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं। बाजार के पुराने खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वो आज भी हर अर्निंग कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट को फोरेंसिक एनालिस्ट की तरह पढ़ते हैं। अब आप बाजार का हाल देख रहे हैं, न टिक रहा है, न रुक रहा है, न फंडामेंटल्स चल रहे हैं, न टेक्निकल मदद करते हैं। और ऐसे में हम आपके साथ लाए हैं मनीष जी को, इस ऊंचे वैल्यूएशन और हाई वॉलेटिलिटी पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग के तरीके समझने के लिए। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी QGLP फ्रेमवर्क पर चलती है। मनीष कहते हैं कि पैसा शॉर्टकट नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होनी चाहिए और सही प्राइस होना चाहिए। मनीष को अक्सर आप अगर सुनते रहे हैं तो वो बताते हैं कि क्विक कॉमर्स के भीतर क्या है, फिजिक्स वाला जैसे आईपीओ लोगों को क्यों लुभाते हैं। इन सब की एक मौलिक एनालिसिस है मनीष सोनथालिया के पास, और इसलिए उनका एनालिटिकल फ्रेमवर्क तिमाहियों में नहीं दशकों में सोचता है। मनीष, आपका स्वागत है समृद्धि शास्त्र में। आपसे हम पहले सवाल जवाब शुरू करें, इससे पहले एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, बीते 10 साल में आपका चुना हुआ सबसे बड़ा हीरा स्टॉक कौन सा था, और जिसे आप ये मानते हैं कि वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी का, फिलॉसफी का प्रमाण था, और उसे आपने कब पकड़ा और क्यों? तो पिछले अवतार में जो मैं मोतीलाल ओसवाल में था, तो सौभाग्य था कि पेज इंडस्ट्रीज बहुत अर्ली पकड़े थे। तो पूरे पोर्टफोलियो में 100 गुना हुआ था जी। मतलब 400 रुपये का, 400 या 450 के भाव में लिए थे फर्स्ट। अच्छा। और आज की डेट में भी 35,000 रुपये का भाव है। स्टॉक है। फिर आइशर मोटर्स बहुत ही पहले लिए थे 2009 में, 2009-10 से लेते ही चले गए और आज भी ले रहे हैं। तो आइशर मोटर वो भी पोर्टफोलियो में है। तो आप ये समझ लीजिए एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट आपके 75,000 रुपये का भाव है, 73-74,000 रुपये का भाव है। मेरी फर्स्ट परचेज आइशर मोटर की थी, अगेन 450-500 रुपये। 450 रुपये में। तो ऐसे भी काफ़ी कंपनीज है, कोटक महिंद्रा बैंक। फिर अभी हाल ही में 10 साल के भीतर अगर आप देखें तो जोमेटो 5-6 गुना तो हो ही गया है फर्स्ट बाइंग के प्राइस से। ऐसी बहुत एग्जांपल्स है, मतलब ये कुछ गिने हुए नाम जरूर है।
अभी हम लोग जब बाहर बैठे थे तो मनीष के साथ हम रुपए पर बात कर रहे थे, और देखिए आज जब आप इसे सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में जो दो बड़े वैल्यूएशन चलते हैं कि स्टॉक मार्केट का और रुपए का। रुपए पर मनीष आपकी सोच थोड़ी अलग है। आपको लगता है कि 91 ओवरडन है या ये 94-95 तक जाएगा, और रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट रेट लगातार कम कर रहा है वो इस रुपए की गिरावट की कब तक अनदेखी करेगा, कब तक इसको इग्नोर करेगा, या वो समय आएगा जब उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं, गिरता रुपया ज़्यादा खतरनाक है बजाय ब्याज दरें कम करने के। देखिए क्या है कि लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि आरबीआई ने रुपए को लेवल को काफ़ी स्ट्रांग रखा था जी। और डिफेंड कर रहे थे, रुपये को डिफेंड कर रहे थे और डॉलर बेच रहे थे और रुपया को खरीद रहे थे। तो इसके कारण आप देखेंगे कि 82-83 के लेवल पर रुपया काफ़ी स्टेबलाइज था। बट क्योंकि हम डॉलर को सेल करके बैठे थे, तो अब वो क्या शॉर्ट पोजीशन डॉलर की अनवाइंड हो रही है और हम देख रहे हैं कि 1991 के लेवल्स पर रुपया आके खड़ा हो गया। आज की डेट में मुझे लगता है कि रुपया का वैल्यू काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है। ट्रेड डील में तो हम सुनते आ रहे हैं अगस्त सितंबर से हो रहा है, नवंबर दिसंबर, अभी तक हुआ नहीं साल है। भर हो गया। हाँ, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पोजीशन इतनी खराब नहीं है कि 1991 का लेवल्स आपके रुपये को हम देख रहे हैं, तो अंडर वैल्यूड है रुपया। बट सेंटिमेंट काफ़ी खराब है इंडियन रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यूएस डॉलर काफ़ी वीक है अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज, डॉलर, यूरो ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, स्टर्लिंग ले लीजिए, पर बावजूद इसके मतलब रुपया सबसे कमजोर है, रुपए की सबसे ज़्यादा खराब। हाँ, तो क्या हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इतनी खराब है? ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है लास्ट 2-3 साल के कंपैरिजन में, क्योंकि एफडीआई की फ्लोज नेगेटिव है। हम देख रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी जो है जितने भी शेयर्स है बेच देते हैं, वो पैसा चला जाता है, तो एफडीआई नेगेटिव हो गया है, एफआईआई फ्लोज नेगेटिव है ही। ये एक बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है और इसके कारण जो करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल हमारा 2-3 साल पहले हमारा पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव है, तो वो बहुत स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन है। पर 1991 फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है ऑन द डाउन साइड। रुपये का लेवल थोड़ा अप्रिशिएट होना चाहिए यहाँ से, और अगर ट्रेड डील हो जाती है तो रुपया काफ़ी स्ट्रांग होगा। मतलब 2-3 रुपया तो पक्का ही स्ट्रांग होना चाहिए कि मतलब 87-88 के लेवल्स पर आना चाहिए रुपया। सर, अगर इसी फार्मूले को मार्केट पे अप्लाई करें तो अभी तक रुपए की कमजोरी का हमें एक्सपोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। देखिए कल ही ट्रेड डेटा आया, ग्रोथ रेट अर्ली 1.5%, 2% के आसपास की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है, और जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो भी उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये जो कट कर रहा है वो इम्पोर्ट की कॉस्ट को हिट कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स को और मार्जिन को प्रेशर कर रहा है, और अब ये दिख रहा है कि कमज़ोर रुपया महंगाई लेके आ रहा है कई लेवल पे। जैसे कि ऑयल के प्राइसेस कम होने के बाद भी हमारे पास वो बेनिफिट्स नहीं हैं जो हमें मिलने चाहिए थे, 60 डॉलर के आसपास के ब्रेंट का। अब ऐसी बहुत बड़ी संख्या है उन कंपनियों की बाजार में जिनको रुपया उनकी कॉस्ट को सीधे हिट करता है, कमज़ोर रुपया करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बाजार के अगले 3 महीने को कैसे देखते हैं, सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो? देखिए इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है, एक तो थोड़ी एग्जैजरेटेड इसलिए भी है कि इंडिया सोना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है जी। तो ऑयल तो वीक है, उसके कारण इंपोर्ट की ट्रेड डेफिसिट में नंबर्स थोड़ी मॉडरेटेड आनी चाहिए। पर चूंकि वी हैव अ वेरी बिग फैसिनेशन फॉर गोल्ड, और गोल्ड के कारण ट्रेड डेफिसिट का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट अभी डेफिनेटली प्रेशर में है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 30-40% जो यूएस का हमारा एक्सपोर्ट्स होता है, $80 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो इंडियाज राइट टू विन, इंडिया की जो राइट टू विन है इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप देखें फार्मा हमारी राइट टू विन है, आईटी हमारी राइट टू विन है, ऑटो कंपोनेंट्स वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द ऑटो कंपोनेंट वैल्यू चेन अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर एपरल। बट चूंकि 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ है यूएस के मार्केट के ऊपर, तो जेम्स एंड ज्वेलरी इम्पैक्टेड है, आपकी फर्नीचर इम्पैक्टेड है, कारपेट इम्पैक्टेड है, एपरल इम्पैक्टेड है। ये सब सेक्टर्स की जो मार है, इसके कारण एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यूएस की मार्केट को हम सब्सटीट्यूट करें दूसरे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जैसे आपने ठीक ही बोला कि हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं, जबकि ऑयल बहुत ही वीक है। तो हमको यही तो कहने वाली बात है कि ट्रेड डेफिसिट के कारण हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़े प्रेशर पर है लास्ट 2-3 साल के कंपैरिजन। तो इसमें बस स्विंग फैक्टर यही है कि मार्केट बहुत एंटिसिपेशन में बैठा है कि ये ट्रेड डील हो जाए, और मतलब दिसंबर का तो वक्त चला गया, मेरे हिसाब से मार्च तक अभी भी टाइम देगा मार्केट,
कि हम सरकार की तरफ से भी एवरी सेकेंड डे और 1 वीक ईयर वी आर वेरी क्लोज टू द डील, दो नो टाइमलाइंस कैन बी गिवन। आज भी एक स्टेटमेंट है, तो ऐसा ही मानना है मार्केट का। एंड मार्केट इसीलिए 1991 के लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, रुपया के लेवल्स को, कि ट्रेड डील नेक्स्ट 31 मार्च के पहले हो जाए। तो उसके कारण थोड़ी सी सेंटीमेंट इंप्रूव होगी, रुपया थोड़ा अप्रिशिएट होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी, एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा। तो ये सब के कारण जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो पोजीशन हिला हुआ है वो थोड़ा बेटर होगा। तो ऐसा ही मानना है कि 31 मार्च तक कुछ रियायत मिलनी चाहिए। ऐसे भी हम एकदम एक्सट्रीम पेसिमिज्म में चल रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ रुपी, ऑन अकाउंट ऑफ अर्निंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी भी आप अगले क्वार्टर में आईटी फार्मा को लेके बुलिश हैं या थोड़ा एक्सपेक्टेशन करेक्ट की है आपने अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में? नहीं, हम तो बुलिश है आईटी और फार्मा में, और मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है कि हम थोड़ा उन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहते हैं जहां अंडर ओनरशिप है। आप एक चीज़ समझिए कि लास्ट 5 साल में रिटेल का पैसा बहुत ज़बरदस्त रूप में इंडिया के बाज़ार में आया है, वेदर थ्रू म्यूचुअल फंड SIPs, वेदर थ्रू PMS AIF और थ्रू डायरेक्ट रिटेल। इसके कारण कुछ ग्लैमरस और वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, पावर, रिन्यूएबल्स, EMS, बहुत ज़्यादा ग्रोथ सेक्टर्स है। पर इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर ओनरशिप भी हो चुका है। तो एक तो ओवर वैल्यूएशन हो गया, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन। हाँ, एक तो ओवर वैल्यूएशन हो गया और एक ओवर ओनरशिप हो गया। तो 3 चीज़ है, अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन, ओवर ओनरशिप, अंडर ओनरशिप। अर्निंग्स ग्रोथ है, ओवर वैल्यूएशन था, अब वो मॉडरेट हो रहा है क्योंकि टाइम करेक्शन जा रहा है, प्राइस करेक्शन। ओवर ओनरशिप अभी भी खत्म नहीं, वहाँ मौजूद है, लोग लिए बैठे हुए हैं। हाँ, तो अगर सपोज ग्रोथ भी हुआ बट लोगों के पास बहुत पड़े हैं ओवर ओन सेक्टर्स, तो वो थोड़ी हेडविंड। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, PSUs हो गए, आपकी रेट सेंसिटिव्स हो गए, आपकी IT हो गई, फार्मा हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नेगेटिविटी के कारण बहुत ज़्यादा मॉडरेटेड हो गए, वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गए, करेक्शन हो गए। अगर थोड़ी सी भी सुधार आती है करेंसी के लेवल पर, एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट के लिए, ये सब सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो ये अंडर ओनरशिप और ओवर ओनरशिप का फॉर्मूला आप केवल लार्ज कैप के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं या इसको इसमें मिड कैप को भी शामिल कर? नहीं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब पर एप्लीकेबल होता है। आप ये समझ लीजिए कि ओवर ओनरशिप और अंडर ओनरशिप का डेफिनेशन क्या है। जो फ्री फ्लोट है, मतलब प्रोमोटर की जो ओनरशिप है उसको आप हटा दीजिए। हाँ, उसके बाद जो बाजार में जो मार्केट में है उसमें 25 या 30%, मतलब थ्रू PMS, AIF, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल, डायरेक्ट, ये अगर 25 से 30% इन लोगों के पास है, वो सेक्टर ओवर ओन्ड है। लेकिन ये ओवर ओनरशिप अभी भी है जबकि FPI इतना बेच चुके हैं इसके बाद भी? एकदम, क्योंकि FPI वगैरह क्या है कि लेगेसी होल्डिंग्स वगैरह में इन्वेस्टेड है और ज़्यादातर लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है। लास्ट 5 साल में रुपया रिटेल का आया है, जो जाके मिड कैप, स्मॉल कैप में है। मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी बोलते हैं कि ओवर ओन्ड है, और है ही, क्योंकि प्राइस करेक्शन हो गया है, लेकिन लोग शेयर बेच नहीं रहे। हाँ, वो यहाँ तक भरा हुआ है और उनकी बाइंग भी हायर लेवल पे आई है, तो हाँ, तो उनको थक गए, तो मार्क टू मार्केट करते करते थक गए हैं। तो इसी कारण ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ये सब जो भी सेक्टर्स है 2030 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ग्रोथ है, पर आपने वो ग्रोथ को बहुत पहले ही प्राइस इन कर दिया। लास्ट 5 साल से तो बहुत हाई पी में चल रहा है, और अभी क्या है, मार्क टू मार्केट आपका डाउन हो गया है, पर लोग अभी भी बेचे नहीं है। तो ये ओवर ओनरशिप पोजीशन बनी हुई है, और हमेशा इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, जब भी ओवर वैल्यूएशन और ओवर ओनरशिप है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव होता है आपके पोर्टफोलियो अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही रोटेशन ट्रेड होगा, जो ओवर ओन्ड है वो नहीं बढ़ेगा और जो अंडर ओन्ड है वो बढ़ेगा, ऐसा मानना है। रिजल्ट सीजन आ गया, और मनीष से बेहतर कौन बता सकता है कि क्या होने वाला। 2 तरीके की थ्योरी है मार्केट में। तीसरे क्वार्टर में एक थ्योरी है कि 12 से 13% की अर्निंग ग्रोथ रहेगी, लेकिन अभी रेवेन्यूज़ तो ठीक है, पर प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर जो हमारे पास अभी आ रहे हैं वो 5% भी नहीं है, 5 से नीचे हैं। तो आपने कहा था कहीं चर्चा में कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग Q3 में दिखने लगेगा, लेकिन हमको यहाँ स्ट्रक्चरल मार्जिन कंप्रेशंस दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। कैसे सोचते हैं इसको? नहीं, देखिए, सरकार की जो नीतियाँ आई हैं, इनकम टैक्स कट हुआ है, GST कट हुआ है, जो फेस्टिव सीजन गया है, मेरा मानना है Q3 में आपको ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ 8 से 9% दिखेगा, और बॉटम लाइन ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा टॉप लाइन के, क्योंकि मेटल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। मेरे हिसाब से 7-8%
टॉप अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ होगा। और ऐसे अगर आप मान के चलें तो FY26 फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ सब मिला के FY26 में मार्च 31 FY26 में अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से 9 से 10% होगा। पहले ये 7 से 8% का एस्टिमेट था, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ एम्पेटस लिया, 9 से 10% का अर्निंग्स ग्रोथ होगा। तो FY25 में निफ्टी 50 का अर्निंग्स ग्रोथ 5% था, या 3-4%, 5% के आसपास था। FY26 में अर्निंग्स ग्रोथ 9 से 10% होगा। FY27 में अर्निंग्स ग्रोथ होगा 14%, 13 से 14% के हिसाब, 15% भी हो सकता है, 13 से 14। तो अर्निंग्स ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ रही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा किंतु परंतु है नहीं। बहुत ज़्यादा अजम्पशंस को कंप्रेस किया हुआ है, और इसके बावजूद आपके अजम्पशंस को बहुत कंजर्वेटिव लेते हुए भी अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ रही है। तो फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ FY26 नंबर्स बेटर होंगे, और FY27 के नंबर्स FY26 से भी बेटर होंगे। तो अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली रिवाइवल में, हाँ कुछ सेक्टर्स में हेडविंड होंगे, कुछ सेक्टर्स में टेलविंड होंगे। इसे थोड़ा और ड्रिल डाउन करें, सेक्टोरल देखें आपको लग रहा है कि सेक्युलर 8 से 9% दिखेगा, या आपकी सेक्टोरल स्ट्रेटजी में कहाँ फिट होता है 8 से 9% का बेंचमार्क? हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि जो लार्ज सेक्टर्स हैं, जैसे कि आप निफ्टी 50 के अर्निंग्स कंस्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन को BFSI और IT, ये मोटा मोटी 42-43% का वेटेज रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बैंक्स को एनालाइज करें या NBFCs को एनालाइज करें, इंश्योरेंस को एनालाइज करें, तो जो भी रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं, रेट कट्स वगैरह हुए हैं, उनमें NBFCs को ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपकी इवन स्टीवन रहेगी आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है। PSU बैंक्स में बहुत बेटर परफॉर्मेंस रहेंगे। तो फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और अर्निंग्स ग्रोथ आपकी इंश्योरेंस कंपनीज में दिखेगी, NBFCs में दिखेगी, कैपिटल मार्केट्स के कंपनीज में दिखेंगी, रेट सेंसिटिव्स में दिखेंगी, आपकी जितनी भी कैपिटल आपकी ऑटोमोबाइल, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट GST का कट हुआ है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, फेस्टिव सीजन में बम्पर है आपकी ऑटो की सेल्स, तो वो आपके नंबर्स में देखने को मिलेंगे। और आपकी हेल्थ केयर में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। IT में तो लगभग मोटा मोटी जितना अजम्पशंस था ग्रोथ का, बहुत ज़्यादा कोई अजम्पशंस पॉजिटिव था नहीं, उन लाइन पे ही होंगे। बट ऑयल एंड गैस ये बहुत स्ट्रांग रहेगा, मेटल्स बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कंपनीज में, ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ रहेंगी। आपने GST कट की बात की, हाल फिलहाल के अगर आप डिकेट्स में देखें मनीष, तो बीता साल एक ऐसा साल था जिसमें सरकार ने डायरेक्ट कंजम्पशन पुश के लिए इतना बड़ा स्टिमुलस दिया। पहले आप इनकम टैक्स कट को देखिए और फिर उसके बाद GST कट को देखिए। लेकिन जब भी हम कंपनीज के फंडामेंटल्स देखते हैं, रिजल्ट नीचे देखते हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखती, डिमांड उस लेवल तक नहीं आई, और जो टैक्स बायंसी दिखनी चाहिए थी सरकार को इस टैक्स कट के बाद वो नहीं दिखाई दी। ऐसी सिचुएशन में इसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या अभी इंडिया की परचेजिंग पावर को उस तरीके का पुश नहीं मिला? क्योंकि कंपनियों को अब ये लग रहा है कि जो GST कट था वो फिजल आउट हो रहा है धीमे धीमे, और उनको वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रही है जिसकी ग्रोथ की उनको जरूरत थी। नहीं, थोड़े लैग इफेक्ट से आता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो एक चीज़ तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी में, तो रियल ग्रोथ तो है, 7.2-7.3% की रियल ग्रोथ होगी, पर इन्फ्लेशन नहीं है, तो नॉमिनल ग्रोथ आपकी डबल डिजिट से कम होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है, टैक्स कलेक्शन है, वो नॉमिनल ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है। तो सोचने वाली ये बात है और देखने वाली ये बात है, जब हम FY27 के नंबर्स को कंप्यूट कर रहे हैं या FY26 के सेकेंड हाफ के नंबर्स को कंप्यूट, यहाँ पर अपने को वॉल्यूम ग्रोथ ही बेटर दिखेंगे। और अब तो कंजम्पशन के नंबर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ सेक्टर्स में तो एक चीज़ ज़रूर है कि इंडिया में जब भी कोई चीज़ अफोर्डेबिलिटी क्वोशंट को हिट करता है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आती है। तो आप ये देखिए कि जितनी भी FMCG कंपनीज है, रूरल बहुत ही स्लो था लास्ट 2-3 साल में, अभी रूरल अपटिक आ रहा है, तो आप देखिएगा वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। जो लार्ज कंपनीज है उनकी जो प्रोजेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट के आसपास है वॉल्यूम ग्रोथ कुछ कंपनीज की। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फोर्थ क्वार्टर ऑल्सो आपके नंबर स्ट्रांग होंगे। CV साइकिल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हाँ, तो यहाँ भी आपको वॉल्यूम के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो आज की डेट में ट्रैक करने वाली बात वॉल्यूम नंबर्स ही है, मतलब नॉमिनल ग्रोथ, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं है तो प्राइसिंग ग्रोथ तो है नहीं, बट नॉमिनल आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और लास्ट फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बेटर रहेंगी, सेकेंड हाफ में और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। तो
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स जीएसटी कट है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो अफोर्डेबिलिटी क्वोशंट को बेटर ही कर रहा है, और एवरीथिंग इज वाई ओ वाई, मतलब इंक्रीमेंटल, दिस पीरियड ओवर लास्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड ओवर दिस पीरियड, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की तरफ ही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अच्छा, मार्जिन कंप्रेशंस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम जब नीचे खोलते हैं रिजल्ट्स को, अंदर से डेटा खोल के देखते हैं तो ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, पर मार्जिन कंप्रेशन बहुत स्ट्रांग है कंपनियों में, और वो हमें रिजल्ट के प्रॉफिट ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होता दिखाई देता है। नहीं, थोड़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट तो डेफिनेटली हाई है और थोड़ी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी, तो एक चीज़ तो ये समझ सकते हैं कि लास्ट 2 साल में हमें जो मार्जिन्स की बेनिफिट दिख रही थी जी, पीएनएल में, कंपनियों की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक तरह से तो पीक आउट हो रहा है। तो अभी जैसे मेटल के प्राइसेस वगैरह ऊपर हो गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन हेडविंडेड रहेगी, और पर उसका कॉम्पनसेशन मार्जिन के नीचे अगर आप जाएं तो ब्याज का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया, हाँ, कम हो गया। तो वो भी आपकी एक टेलविंड रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपकी एबिटा के नंबर्स पर वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ मोटा मोटी थोड़ा बेटर ही रहेगा मार्जिन कंप्रेशन के बावजूद, पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में, इसीलिए हम 8-9%, 7-8% बोल रहे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ 8-9% हो गया, और उसके नीचे इंटरेस्ट कॉस्ट का बेनिफिट रहेगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट रहेगा। सो ये सब डायनेमिक्स डेफिनेटली है प्ले में, बट येस, फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स रॉ मटेरियल, मेरे हिसाब से रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण एबिटा मार्जिन्स मोर और लेस पीक्ड आउट है पूरे सेक्टर, सर, अक्रॉस द सेक्टर। आई वुड थिंक सो। हम ट्रेड डील पे आने से पहले, चूंकि हम अभी बजट पे ही बात कर रहे हैं, तो सरकार ने डिमांड के लिए अपना लास्ट हुर्रा कर दिया, मतलब जो लास्ट सरकार के पास लास्ट बचा था, जेब पलट देने वाली स्थिति वो हो गई 1 साल में पीछे डिमांड के लिए। अब तो कैपेक्स की कैपेसिटी भी सरकार की कम हो रही, फिजिकल मैथ जो है वो भी थोड़ा अब क्रूअल हो रही, सरकार के पास एल्बो रूम नहीं बचा, क्योंकि राजकोषीय घाटा और फिजिकल डेफिसिट लेवल पे। बजट को लेके रियलिस्टिक होप क्या है इस समय आपके दिमाग में, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे सतर्क रहना चाहिए लोगों को? क्योंकि आज हमने मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी देखी है बजट से पहले, तो बजट को लेके अभी जब अगर आप बजट के आंकड़े खोल कर देखें सामने, तो सरकार और क्या नया ऐसा कर सकती है जो कि इस सेंटीमेंट को बेटर कर सके? देखिए, सरकार एक्चुअली कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सेंटीमेंट को रिवाइव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मतलब 3 साल पहले, 2 साल पहले मार्केट एकदम एक्सट्रीम यूफोरिया पर चल रहा था, आज की डेट में मार्केट एक्सट्रीम फियर पर चल रहा है। तो वहाँ यहाँ कैपिटल गेंस टैक्स, एलटीसीजी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ गया, एसटीटी भी बढ़ गया, तो 3 जो टैक्स बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर डेफिनेटली कैपिटल मार्केट उसको कुछ बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब है। एफआईआईएस भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर इंडिया में टैक्सेशन रेजिम बहुत ज़्यादा ही हाई है, एज अपोज टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली ये एक एरिया है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में कितना जगह है गवर्नमेंट के पेक्स करने का, तो और उसमें भी किन सेक्टर्स में ओवर इम्पेटस रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो डिफेंस डेफिनेटली, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी एलोकेशन भी हुआ, तो डिफेंस में एलोकेशन बढ़ेगा, बट चूंकि नॉमिनल ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो रिसीट तो उतना होगा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो किन सेक्टर्स में देखने वाली बात है, एक तो है कि 4.4% फिजिकल डेफिसिट को हमको 4.2 लेके जाने का है, जो ग्लाइड पाथ है आपकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेज एफआरबीएम, क्या गवर्नमेंट मेंटेन रखती है? अगर वो करती है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, कि मतलब इतने टफ टाइम में भी फिजिकल डिसिप्लिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, बहुत बड़ा मैसेज होगा कि हम मतलब अपनी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम मेंटेन करके रखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। दूसरा है गवर्नमेंट केपेक्स। गवर्नमेंट केपेक्स आप 3% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। मेरे हिसाब से वो 3% के नंबर में अगर कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मार्केट विल बी मोर और लेस सेटिस्फाइड। एंड तीसरा जो मेजर इम्पेटस है कि आप किन सेक्टर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं वहाँ पर और कहाँ बेनिफिट आप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो जैसे कि पीएलआई की जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, जैसे ईएमएस हो गए, और कुछ नए सेक्टर्स में जहाँ गवर्नमेंट फोकस करना चाहें, मेक इन इंडिया वगैरह, और विद इन द गवर्नमेंट केपेक्स आप किन सेक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, डिफेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, रेलवेज को दोगे, रोड्स को दोगे, पावर को दोगे, रिन्यूएबल्स को दोगे। तो ये सब गवर्नमेंट केपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, फिजिकल ग्लाइड पाथ, और तीसरी है आपकी कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा इन्वेस्टर्स के बारे में कंसेशन देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि कैपिटल गेन्स ही नहीं हुए लास्ट
एक साल 1.5 साल हाँ, के तो पॉइंट ऑफ कैपिटल व्यू गेन्स टैक्स का होगा ही क्या। तो या तो आप कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ी कम कर दीजिए या एसटीटी कम कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन कैपिटल गेन्स इतनी जल्दी सरकार बदलेगी क्योंकि अभी तो कैपिटल गेन्स का फार्मूला है वो एक साल ही हुआ है, एक साल 1.5 साल पहले हुआ है, तो लगता नहीं है क्योंकि एक नई इनकम टैक्स बिल भी आ गई है, हाँ, इनकम टैक्स जैसे बिल हाँ, प्लेस होने वाली है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता नहीं है कि एलटीसीजी एसटीसीजी में कोई बड़ा वो change होगी, बट एसटीटी में हो एसटीटी सकता में है। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है। ट्रेड डील पे मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि आप लगातार उन लोगों में से हैं मार्केट में बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी, लेकिन हम धीमे धीमे, अब अप्रैल आ गया, एक साल पूरा हो गया, होने जा रहा है, हम 2 महीने पीछे हैं, लगभग दुनिया के जितने देश थे सबने ट्रेड डील कर ली, जिनको जिनको ट्रंप से जो लेना देना था लेन देन हो गया है, कोई रास्ता नहीं निकला। आपको क्या लगता, बाजार के नजरिए से आप देखें, भारत के पास बार्गेनिंग चिप क्या है, क्या ऐसा है भारत के पास जिस पे ट्रंप को मनाया जा सकता है? पहला सवाल है। तो एक चीज़ है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है या टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज प्लस गुड्स, उसका यूएस कितना बड़ा कंपोनेंट है? बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है। 80-90 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है ऑन अ टोटल एक्सपोर्ट नंबर ऑफ 800 बिलियन डॉलर गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर। और फिर हम यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, या हमारी इंग्लैंड के संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही हो चुके हैं, और भी कई नेशंस के संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यूएस एक बहुत लार्ज इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो वहाँ पर हमारी अगर ट्रेड डील हो जाती है तो कंटिन्यूटी हो जाए, हमारा जो एक्सपोर्ट पाई है वो बढ़ेगा, वो सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और जो सरकार की तरफ से मैसेज भी आ रही है रेगुलर इंटरवल्स कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील, दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई एट द टाइम। बट यहाँ पर यही बात है कि अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना चाहिए कि यूएस के संग ट्रेड डील हो जाएगी हमारी, और मार्च तक डेफिनेटली एक आशा अभी भी बनी हुई है कि ट्रेड डील हो जानी चाहिए मार्च तक, और बहुत बड़ी निराशा होगी अगर मार्च तक ट्रेड डील नहीं होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट करेंसी को भी प्लेस करेगा। 1991 के लेवल्स पर अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो आपकी करेंसी पर भी प्रेशर पड़ सकती है। दूसरा इम्पैक्ट मार्केट पर यह भी हो सकता है कि जैसे कि निफ्टी आज के डेट में 21-22 के पी पर चल रहा है, निफ्टी 50, ट्रेड डील का एकदम क्लियर कट मैसेज आ जाएगा कि ये ट्रेड डील अब नहीं होने वाली है। अगर नहीं होने वाली है तो फिर वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी इंडिया के कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब 21 से गिर के ये 18 के मल्टीपल्स पर आएंगे। फिर जो भी अर्निंग्स ग्रोथ की सर्टेनिटी है उस नंबर को आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, बनिस्पत 21 से 22। तो सर इस मामले में दो चीज़ें लगती, बाजार में एक्सपर्ट्स दो तरीके की बात कह रहे हैं जो कि कंट्राडिक्टरी। एक तरफ हमें कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंस यूएस पे नहीं है, 80 बिलियन डॉलर का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इतना सेंटिमेंट यूएस डील पे क्यों डिपेंडेंट है? अगर हमको लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल्स वीक हैं, ग्लोबल मार्केट में हम वैसे भी एक्सपोर्ट के पावर नहीं थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का सुबह एक ट्वीट आता है, मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप दरअसल भारत को वहीं मार रहे हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, रशिया है, ईरान है। तो ये जो क्या बाजार अब धीमे धीमे इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो जो सेकंड ऑर्डर, लॉन्ग टर्म सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है उसे प्राइस करने की तैयारी कर रहा है अगर ये डील नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या है कि जो हमारे कंपीटिंग नेशंस हैं वो 50% से नीचे ड्यूटी पर है, तो जो एक्सपोर्ट्स है, जो आज की डेट में सप्लाई चेन अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, वो परमानेंटली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो और इन द इंटरिम ये सब्सटीट्यूट जो 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं उसको सब्सटीट्यूट करने में टाइम लगेगा। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है, जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की कि एफडीआई हम नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि यूएस सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो एफडीआई का फ्लोज आना अगर बंद हो गया, एफआई अभी भी बेच रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डील नहीं होगा तो वो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि रुपी काफ़ी वीक है, तो वो तो बेचते ही चले जाएंगे। तो यस, मतलब एक तरह से तो यही देखा जाए कि 2% जीडीपी का है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए, बट यूएस सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी और सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट वापस बाजार में देखने को मिलेगा। ये इसमें कोई मार्केट के लिए फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट का इशू है। मार्केट शॉर्ट टर्म में तो सेंटिमेंट पर ही चलता है, लॉन्ग टर्म में ही फंडामेंटल पर चलता है, तो और सेंटिमेंट अभी काफी नेगेटिव है, तो और नेगेटिव हो जाएगा। एक सवाल सर, लोगों के दिमाग में मिड कैप स्मॉल कैप को लेके आपको क्या लग रहा है कि जहां वैल्यूएशन खड़े हुए हैं यहां से हमें एक दोबारा रैली बनती दिखेगी? कब तक दिखेगी, या अभी इंतजार करने का वक्त है? नहीं, अगेन यहाँ पर ओवर ओनरशिप, अंडर ओनरशिप। अच्छा, लास्ट 5 साल में बहुत पैसे मिड एंड स्मॉल कैप में आए हैं, और बहुत पैसे बने भी हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वैल्यूएशन फ्रॉती हो चुका था। पर चूंकि लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी करेक्शन आ चुका है मार्केट में, तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो वो क्या 3 ईयर मीडियन
5 का ईयर cycle, मीडियन के वैल्यूएशन के valuation cycle आसपास पे है। आता है। बट इसमें यही बात समझने की है कि ओवर ओन स्पेसेस में नहीं जाना। मिड स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे अभी भी बनने थोड़े हेडविंड है। आपको थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले करना पड़ेगा। जो हेटेड सेक्टर्स है, अच्छा, जहां पर अंडर ओनरशिप है, वहां पर मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत पैसे बनेंगे। जो ओवर ओन स्पेसेस है, वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी, वैल्यूएशन टाइम करेक्शन के थ्रू जाएगा, प्राइस करेक्शन के थ्रू, और ओवर ओनरशिप में सबके पास भरे पड़े हैं वो शेयर, हाँ। सब बेचने की फिराक में बैठे हैं कि कैसे ही मेरा भाव है मैं बेचूं, तो वो थोड़ा हेडविंड रहेगा। ऑन द अदर हैंड लार्ज कैप वगैरह में ओनरशिप है ही नहीं, तो ये स्पेस आज की डेट में आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 6-9 महीने में सब कुछ नेगेटिविटी, ओवर ओनरशिप भी कम हो जाएगी मिड एंड स्मॉल कैप में, वैल्यूएशन भी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो हो रही है, वैल्यूएशन अपने आप करेक्ट हो जाएंगे, और जो लार्ज कैप की जो जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़े से ऊपर जाएंगे, मोर और लेस इवन स्टीवन है। तो 6-9 महीने में वापस एक रिवाइव। और मेरा तो लास्ट 30 साल का तजुर्बा यही कहता है कि जब इतनी नेगेटिविटी होती है, 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल एंड मिड कैप यहाँ से बहुत पैसे बनेंगे। यहाँ से 3 साल का व्यू, 6 महीना ट्रेड डील ये वो बोलना बहुत डिफिकल्ट, 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पैसे बनेंगे। और अंडर ओन सेक्टर्स देखिए जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ है, वैल्यूएशन रीजनेबल हो, ओवरऑल वैल्यूएशन इंडेक्स से काफी कुछ करेक्ट हो चुके हैं। तो जब आप हेटेड सेक्टर कहते हैं तो हमें एक और इसमें कंट्राडिक्शन दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिनका नैरेटिव नहीं है, इनकी कहानी नहीं है और वो कहानी नहीं है तो इन्वेस्टर्स उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये जो पहेली, इसको आप कैसे पिक करते हैं? तो वही है, मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म, वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफे साहब ने कहा है, उसका यही मतलब है कि शॉर्ट टर्म में तो क्या कहानियां बहुत होती है, नैरेटिव्स बहुत होते हैं और भाव ऊपर जाता है, बट जब मार्केट नंबर्स को तोलता है तो अल्टीमेटली वही अल्टीमेट ट्रूथ है। नंबर्स आर द अल्टीमेट ट्रूथ, अर्निंग्स ही सबसे, बैलेंस शीट इज पीएनएल, यही सबसे। तो जो नैरेटिव नहीं है आज की डेट में, उसे चुनना चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, नैरेटिव्स नहीं है, नेगेटिव है नैरेटिव, पर अर्निंग्स ग्रोथ है, वैल्यूएशन एकदम करेक्ट है, पर कोई बोलता नहीं है, सरकार की कंपनी है, उसे क्या मतलब है? अल्टीमेटली तो पैसे बन रहे हैं ना। फिर आपके जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, वो तो कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब 5 साल से कोई बातचीत हुई नहीं, और इतनी बड़ी रिफॉर्म्स आ गई है, जीएसटी के कट हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन रैशनलाइज हो गए, वैल्यूएशन तो एकदम मतलब हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम है। तो ये सेक्टर्स में देख लीजिए। कंजम्पशन लास्ट 3-4 साल में लोग बात ही नहीं की है, क्योंकि बोले वैल्यूएशन बहुत हाई है, वैल्यूएशन बहुत हाई है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वैल्यूएशन करेक्शन हो ही गए, और उसमें भी आपको पिक एंड चूज करना है। हाई एंड कंजम्पशन में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी दिखाई देती है। मास कंजम्पशन में 6-9 महीने के बाद एड्स पे कमीशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब की बेनिफिट दिखेगी। तो ये सब सेक्टर देखने चाहिए। आईटी हेटेड सेक्टर है, बोलते एआई पूरा आईटी को खत्म ही कर देगा। सीडीएमओ, फार्मा में इतनी बड़ी करेक्शन आ गई है, वेयर एज इंडिया इज द फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया अगर जेनेरिक मेडिसिन नहीं भेजे पूरे दुनिया भर में तो हेल्थ केयर कॉस्ट विल गो थ्रू द रूफ। ये सब हेटेड सेक्टर्स है, तो यहाँ देखनी चाहिए। सर, एसआईपी से 30 से 32 हज़ार करोड़ पर महीने आ रहे हैं। बाजार में अभी रिटर्न नहीं है, पिछले साल भी रिटर्न नहीं था। 2008 और 2018 में हमने देखा था कि मार्क टू मार्केट लॉसेस के बाद इन्वेस्टर थकने लगा था। इस परिदृश्य की, इस सिनेरियो की कल्पना आपने की है? क्या लगता है? अगर नहीं, जब तक सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट 2-2.5% होंगे और 80C का आपका डिडक्शन चला गया, हाँ, तो ये रहेगा। तो एसआईपी नहीं एफडी हो गई। इन्वेस्टर ऐसे ही सोचता है कि महंगाई अगर 3-4% हमको अगर इवन स्टीवन भी रहना है, तो हमको बाजार में रुपया लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप महंगाई को किसी भी हाल पर बीट नहीं कर सकते। तो अगर ये रिवर्स होना है, एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी बेटर हो गई है 2008 और 2025 के बीच में, लोग समझते हैं, रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट हो गए हैं, म्यूचुअल फंड सही है का नारा काम कर रहा है, और दूसरी है कि इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो ओनली ऑप्शन इज इक्विटी में आपको सोच समझ के करना है, और यही हमको एसआईपी में देखने को मिल रही है, तो आगे जाके और बढ़ेगा। सर, गोल्ड सिल्वर में कितना बुल रन बाकी है? अभी भी 15% पोर्टफोलियो में रखने की बात है, उससे आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, 10 से 15% रखनी चाहिए। अभी कितना बुल रन बाकी दिखता है आपको? नहीं, डॉलर की जब तक प्रॉब्लम रहेगी, और रहेगी लंबे समय। हाँ, और क्या है कि सब इंडस्ट्रियल जो मेटल्स हैं वो सब वेपनाइज हो रहे हैं। हाँ, सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अब हार्ड एसेट्स को वेपनाइज कर रहे हैं कि
इकट्ठा करके रख लो कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चाहिए, तो डिफेंस में भी चाहिए, सोलर में भी चाहिए, डेटा सेंटर में भी चाहिए। ये सब मेटल बहुत जल्दी प्रोडक्शन तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, और डॉलर की अगर वैल्यू गिर रही है, ये सब में अभी भी तेजी बननी चाहिए। सर एक सवाल जो लोगों के दिमाग में इस समय बजट से जाते समय मार्केट को देख के, आरबीआई लगातार एक कह रहा है कि हमें गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो समझ में क्यों नहीं आ रहा? अभी तक उनका पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया स्टोरी पे था, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे था, वो इन्वेस्टमेंट की थी, कंजम्पशन की थी। ऐसा क्या बदल गया पिछले 1-1.5 साल में कि ये जो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो जिसे आरबीआई कह रहा है वो उसे फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस सिनेरियो को, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो को रियलिस्टिकली कैसे देखते हैं? क्या टाइम फ्रेम है जब आपको लगता है कि हमारे पास एक सस्टेन्ड लंबा बुल रन शुरू होगा? क्योंकि मार्केट ये सोचता है कि मार्केट सस्टेन तो कर जाएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बेस पे, पर अगर आपको यहाँ से एक ऊपर लंबे बुल रन की तैयारी करनी है 6 महीने 1 साल की, तो फिर तो फिरंगियों का पैसा चाहिए। नहीं तो देखिए, एफआईआईस की जो होल्डिंग है वो तो 14-15% हो गई है। पहले तो 22-23% हुआ करती थी, 14%। तो हमारी जो ओनरशिप है पूरी इंडिया की मार्केट्स की, वो चेंज हो रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे थे। अब उनका भी कहना सही है, क्योंकि उनकी डॉलर रिटर्न्स लास्ट 5 साल में बनी नहीं है। हाँ, 5-6% डॉलर रिटर्न, तो उनकी तो करेंसी डॉलर है। या लास्ट 10 साल में 9-10% की रिटर्न बनी है। यूएस मार्केट में 20-22% की रिटर्न बन रही है, चाइना में रिटर्न बन रहा है। तो जब इमर्जिंग मार्केट्स के वैल्यूएशन गैप कम होंगे, इंडिया हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव दिखता है अदर इमर्जिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू। चूंकि यहाँ ग्रोथ भी बेटर है, आरओई भी बेटर है, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम बनता है, पर अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम है। तो उनका सोचने का, मैं कहने का मतलब यही है कि आपकी ग्रोथ इंडियन रुपी टर्म्स में तो है, पर आपकी करेंसी भी बहुत जबरदस्त रूप से डेप्रिशिएट हो जाती है, तो हमारा जो डॉलर रिटर्न्स है वो नहीं बनता है। तो उनका पैसा आएगा तभी जब उनको ये लगेगा कि रुपया एकदम लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हाँ, अब यहाँ से नहीं आएगा, अब यहाँ से और डेप्रिशिएट होने का है नहीं। और यहाँ से अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है और अर्निंग्स अप्रिशिएट होती है, वैल्यूएशन इन द इंटरिम करेक्ट हो गया, तो उस पॉइंट इन टाइम में वहां पर तो उनका गोल्डीलॉक नहीं है ये उनके लिए, उनका करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डीलॉक नहीं है। गोल्डीलॉक नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो क्या है, दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सब जगह के वैल्यूएशंस को और ग्रोथ को और करेंसी के, मतलब डॉलर रिटर्न्स को इवैल्यूएट करते हैं। आज की डेट में इंडिया में लास्ट 2021 से लेकर 2024 तक बहुत पैसे बने, 2025-26 में इतने वैल्यूएशंस हाई हो गए और रुपया वहां से कमजोर हो रहे, उनकी डॉलर रिटर्न्स नहीं दिख रही थी। पर क्या ये परमानेंट है? ऐसा लगता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब रुपया एकदम निचले स्तर पर उनको लगेगा कि ये पहुंच गया, और ग्रोथ तो डेफिनेटली बेटर हो रही है, इंडिया की फिस्कल डिसिप्लिन वगैरह को अगर उनको समझ में आ गया, फिर वो पैसा आएगा। मनीष, ये केवल वैल्यूएशन मल्टीपल का सवाल है? क्योंकि जब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स से यहाँ बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि इंडिया के पास अब एआई जैसी, डेटा सेंटर जैसी कोई स्टोरी नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, जबकि जो हमने इन्वेस्टमेंट की शिफ्टिंग देखी इमर्जिंग मार्केट्स में, जो चेंजेस हुए, वो उन मार्केट्स की तरफ गए हैं जो फ्यूचर की ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई और उनके ऊपर जा रहे हैं। भारत के पास ऐसी कोई बड़ी कहानी अब नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, अग्रीड कि एआई आज की डेट में फ्लेवर ऑफ द टाइम है, कि एआई रिलेटेड इकोनॉमीज वगैरह में काफ़ी पैसा जा रहा है। इंडिया में कोई डायरेक्ट एआई प्ले है नहीं, और डेटा सेंटर वगैरह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में उनकी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी 10 साल बाद समझ में आएगी। तो डेफिनेटली पैसा नहीं जा रहा है, ताइवान में पैसा जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है, चाइना जा रहा है, जहाँ पर एआई प्ले है। तो एआई इज द बज़वर्ड करेंटली। यूएस पूरे ग्लोब में भी $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट अभी ये उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक $1.5 ट्रिलियन का नहीं दिख रहा। बट इंडिया इज अ हेज अगेंस्ट एआई। अगर सपोज कर लीजिए एआई किसी तरह भी ये ओवर इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां से लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत बबल जोन में है, वो अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो इंडिया डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। और अगर ये कंटिन्यू रहता है, और इसका मेरे हिसाब से तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग यही रहेगा कि ओपन एआई की $1 ट्रिलियन की अगर आईपीओ सक्सेसफुल हो गई, तो ये एआई की जो अभी बुल रन है ये और चलेगी। पर अगर $1 ट्रिलियन का ओपन एआई का जो आईपीओ है वो अगर फेल हो जाता है, तो यहाँ पर करेक्शन, एआई पूरे एआई यूनिवर्स में करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है उस समय इंडिया आउट परफॉर्म करे। तो हम शुरू हुए थे सर ग्रोथ इन्वेस्टिंग से, आखिर बिल्कुल लास्ट के 2-3 सवाल रहते हैं। 3-4 साल में दोगुना करने वाली फिलॉसफी अभी भी कायम है?
या अब भारतीय बाजार में मार्केट में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो आपका 18 to 24% सीएजी वाला जो पैमाना है, जो बेंचमार्क है, उसको पार कर सकती हैं? या फिर आप टाइमलाइन आपने 3-4 साल से बढ़ा के 5-6 साल कर दिए? नहीं, देखिए लार्ज कैप तो आपको 6 साल में पैसा डबल करके देंगे, जो कि 12% है। तो लार्ज कैप कंपनीज में तो 18 से 24 बहुत रेयर होगा अर्निंग्स। और मैं तो यही मानता हूँ जितनी अर्निंग्स ग्रोथ होगी उतना ही आपका स्टॉक प्राइस या पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ेगा। और मार्केट में इतनी कंपनियां हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं कि 18 से 24% कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी भी बहुत कंपनीज हैं। और ये सब कंपनीज के अंडर रिसर्च सेगमेंट ऑफ द मार्केट में है। लार्ज कैप यूनिवर्स में तो सब कुछ एकदम एनालाइज टू द टी है। हाँ या फिर बहुत डीप सिक्लिकल, अब मेटल्स है, लास्ट 6 महीने में सब डबल हो गए। हाँ। तो क्या प्रिडिक्टेबल वैल्यू है? नहीं नहीं है। है। पर अंडर रिसर्च सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट में, और पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। 18 से 24 बिल्कुल स्टैंड करेगा। स्टैंड करेगा। और 3 से 4 साल है, 5 से 6 साल? नहीं, 3 से 4 साल में अभी भी बन सकता है बन पैसा, सकता है। डबल हो, डबल बिल्कुल हो बन सकता सकता है। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको 10 साल का व्यू है तो आपको 10 गुना 10 साल में एस्पिरेशन रखना चाहिए। इंडिया इतनी हाई ग्रोथ इकोनॉमी, आपको कहीं ना कहीं ये जगह सब सिर्फ कान और आंख खुले रखने की जरूरत है। मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप सिक्लिकल नहीं, वैल्यूएशन सही, और बिजनेस मॉडल डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम आ गए रैपिड फायर पे। रैपिड फायर शुरू करें इससे पहले हम आपसे वो किस्सा सुनना चाहते हैं जब 2004 में आपको रामदेव अग्रवाल ने पूरे दिन के इंटरव्यू के लिए बुलाया था। क्या सवाल थे वो और उन्होंने किन सवालों पे से पूछकर आपको हायर किया था? वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो एक पूरा दिन मेरा इंटरव्यू था और मैं कलकत्ता से आया सुबह सुबह और सांता क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड किया और बजाज भवन में उनकी ऑफिस हुआ करती थी। तो सवाल जवाब तो यही थे कि तुमने किस कंपनीज पर रिसर्च किया है? अच्छा। तो मैं तो कलकत्ता से उठ के आया था, तो कलकत्ता बेस्ड कंपनीज की रिसर्च करता था। तो उन दिनों बलरामपुर चीनी करजे, तो पूरा 2-3 घंटा तो पूरा बलरामपुर चीनी पर ही ग्रिलिंग हुआ था। अच्छा। कि क्या दिखा, कैसे दिखा, क्या दिखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो हुआ, फिर बैंक्स के बारे में बातचीत हुई। तो अच्छा खासा सेशन हुआ कि आपको कैसे रिसर्च देखते हैं और क्या वैल्यूएशन, ये वो। तो आप उनकी कंपनी में करीब 18 साल, 19 साल, साढ़े 19 साल है। कभी आपने पूछा कि उन्होंने क्यों हायर किया था आपको उस समय? अब वो तो मैंने नहीं पूछा, बट उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब वो ऐसे इंसान है कि मतलब आप उनको अगर कान लगा के सुने, मतलब वो आपको ऐसे ऐसे में इतनी महान सब शिक्षाएं दे जाते हैं कि ये सब जो शिक्षा है आपको बाद में रियलाइज होती है। वो ऐसे में ही कुछ बोल देंगे आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए ये कंपनी के बारे। तो आपको उस समय नहीं दिखता है कि ये स्टेटमेंट का क्या रेलेवेंस है, बट सम प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना सही बात था। या फिर मैनेजमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स कि ये मैनेजमेंट देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनाएगा। अच्छा। कि ऐसे जैसे मेरे को एक बात याद है कि मैनेजमेंट क्वालिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हो। आप तो किसी मैनेजमेंट के संग मिलने जा रहे हो, ये अच्छा मैनेजमेंट है कि बुरा मैनेजमेंट है। ऑफकोर्स इंटेग्रिटी तो एक एस्पेक्ट है, कैपेबिलिटी एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा क्या देखोगे। तो सीखने को यही मिला था कि एक अच्छा मैनेजमेंट वो होगा जो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचेगा। अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न है तो वो मार्जिन डिफेंड करने की सोचेगा, और अगर अपटर्न है, इकोनॉमिक अपटर्न है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट ग्रोथ करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच के देखिए ये बात को कि एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा के मार्केट शेयर आप मेंटेन कर रहे हो, अपने मार्जिन को, फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पर, जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है, फिर भी आप मार्जिन अगर डिफेंड कर रहे हो, तो शोज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये मोतीलाल ओसवाल वाला फार्मूला आपके साथ एमके में भी आया है? बिल्कुल, ये जिंदगी भर रहेगा। सिंगल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, और मैंने तो सब स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया है लास्ट 30 साल में। लॉन्ग शॉर्ट, टेक्निकल, मैक्रो, फैक्टर, मेरे तो यही समझ में आता है। अल्टीमेटली आपको कुछ गिने चुने 25-30 स्टॉक आप एनालाइज करो और यही देखो कि ये सब कंपनीज नेक्स्ट 5, 10, 15 साल में कितने पैसे बनाएंगी।
क्योंकि स्टॉक प्राइस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लोज के लिए आपको प्रॉफिट की एस्टिमेशन जरूरी है। मार्केट को नेक्स्ट 2 साल ठीक दिखाई देता है कि ये नेक्स्ट 2 साल में ये कंपनी देगा, मार्केट को 10 साल नहीं दिखाई देता। आपको वही 2 और 10 साल के बीच में अगर दिखाई देता है, पैसा ही पैसा है। देखिए, शुरुआत में हमने आपसे कहा था ना कि मनीष एक ऐसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं जो क्वार्टर नहीं देखते, डिकेड देखते हैं। और आपने इस पूरे इंटरव्यू में देखा होगा कि डिकेड में कैसे कंपनियों को चुना जाए जो 10 साल चलने वाली कंपनी है। हम आ गए रैपिड फायर पर। हमारा छोटा सा राउंड है जिसमें हम एक लाइन के सवाल पूछते हैं और मनीष से इसके जवाब लेते हैं। आजकल जब सुबह आप कॉफ़ी पीते हैं तो पहले किस खबर की तलाश करते हैं? नहीं, कुछ खबर नहीं देखता हूँ, बट बेसिकली यही देखता हूँ कि ग्लोबल न्यूज़ में अभी जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि नहीं, वही देखता हूँ अभी तो। अच्छा, अर्निंग अनाउंसमेंट से भविष्य के संकेत निकालने के लिए क्या फार्मूला है, सीक्रेट फार्मूला क्या है आपका? उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझिए। अच्छा, कि वो कंपनी में क्या है जो वो सुपीरियर प्रॉफिट्स बनाती है और कितने साल तक वो बनेगी। बस यही 2 चीज़ को हमेशा एनालाइज करते रहिए। कोलकाता और मुंबई 2 जगह आपने बिताया है। मानिए कि इनके फूड कल्चर पर वोट हो रहा है, आप किसे चुनेंगे? मैं तो बॉम्बे से अब एकदम मतलब दोनों ही जगह बहुत अच्छे हैं, दोनों के फूड हैबिट्स बहुत डिफरेंट है। मैंने तो दोनों को देखा है और अपना यूनिक सेटअप है। कलकत्ता का भी अलग ही सेटअप है, बॉम्बे का भी अलग सेटअप। बॉम्बे में एक अलग की वाइब्रेंसी जी, वाइब्रेंस और वो मतलब एडिक्टिव है जी। जो यहाँ बॉम्बे का रह जाता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, हाँ, वो बॉम्बे का ही रह जाता है। और कलकत्ता में जो है वो सिटी ऑफ जॉय है, तो कल्चर ये सब की वहाँ की स्पेशलिटीज है। कोलकाता का क्या मिस करते हैं आप? कोलकाता का बेसिकली कल्चरल वाइब्स वगैरह वो मिस कर रहे हैं? हाँ, इंटेलेक्चुअल सिटी है, सिटी। थॉट प्रोवोकिंग थॉट जो देखा जाए वो थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा सर, आपका वो आई टोल्ड यू सो मूवमेंट कौन सा था? कौन सा ऐसा स्टॉक जो आपके हाथ से निकल गया, जिसको आपने गहराई से फंडामेंटली रिसर्च किया, पसंद किया, पर वक्त पर नहीं खरीदा या जल्दी बेच दिया और बाद में वो मल्टी बैगर बन गया? ऐसा कौन? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने बहुत जल्दी लिया था। मैंने लिया था अराउंड वही 200-250 के भाव से लिया था और वो मैंने 5,000 रुपया तक उसको राइड किया। अच्छा, पर 5,000 के बाद भी वो वहाँ से डबल हुआ और वहाँ से आप निकल गए? हाँ, मेरा लास्ट सेलिंग प्राइस था 5,200 या 300 का। अच्छा, तो वहाँ से वो 10,000 के भाव पर है। आज की डेट में 900 कुछ का भाव है। हाँ। तो मतलब 1,000 का भाव, 1:10 स्प्लिट हुआ है, तो 10,000 हो गया। तो वही है। आखिरी सवाल, क्रिप्टो को लेके आप कितने गंभीर हैं? समझ में नहीं आता साहब, मतलब क्रिप्टो की स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे होगी, ये बोला तो बहुत कुछ जा रहा है, बट मुझे उतना फेथ नहीं है आज की डेट में अभी। और एक तो लीगल सेटअप नहीं है, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे होगा ये अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी होता है। आई एम नॉट सो होपफुल। थैंक यू सर, मनीष हमारे साथ आने के लिए, समृद्धि शास्त्र में हमसे बात करने के लिए और इतनी दिलचस्प ढंग से उन चीज़ों को बताने के लिए जो हमारे दर्शक जो ये समझना चाहते हैं कि बाजार के इस पूरे शोर में, नॉइस में, इन तमाम तरीके के फार्मूलों और टेक्निकल चार्ट्स के बीच में अच्छे स्टॉक कैसे चुने जाते हैं और क्या है उसका तरीका, उसका क्या फार्मूला। तो अगर आप पूरा इंटरव्यू ध्यान से सुनेंगे तो आप बाद में एक पूरा फार्मूला लिख सकते हैं मनीष की इस बातचीत से कि आपको स्टॉक कैसे चुनना चाहिए। मनीष, अमर उजाला बोनस में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार और अगले समृद्धि शास्त्र में आपसे फिर मिलते हैं किसी एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर।